हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडियन न्यूज स्पोर्ट्स पेज पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल कादन और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मनोज जोशी सर। और ट्रेंडिंग न्यूज में हम बात उन बल्लेबाजों की करेंगे जिन्होंने भारतीय टीम से जीत बहुत दूर लेके चले गए थे, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था जब भारतीय बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे कि एक बड़ा स्कोर पहले बोर्ड पर लगाया, 211 रन भारतीय टीम ने दिल्ली में जो है बोर्ड पर लगा दिए 20 ओवर में। उसके बाद दक्षिण अफ्रीकी टीम को चेज करने के लिए दिया और उसके बाद मैं देख रहा हूँ आंकड़ा के 8.4 ओवर में क्विंटन डिकॉक, बवुम्बा, उनके साथ साथ पिटोरियस, 3 अहम बल्लेबाज उनके पवेलियन लौट चुके थे और टीम को अभी भी जो है कम से कम 140-41 रनों की दरकार थी मनोज जी। और ऐसे में जीत दूर ले गए सिर्फ 2 बल्लेबाज, और उन 2 बल्लेबाजों को ही किस तरीके से रोकना, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, और ये जरूरी भी है। अब कटक के बारामती स्टेडियम में ये मुकाबला है और यहाँ पर ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि राशि वांडर डुसेन के कौन से फेवरेट जोन्स हैं जहाँ पर वो स्ट्रोक्स खेलते हैं, कैसे उनको रोका जाए। और डेविड मिलर, जिनको हमने आईपीएल ने बहुत बड़ी सौगात दे दी है, जो खिलाड़ी का जो पूरा करियर का अगर आप देखेंगे, स्पिन गेंदबाजों के सामने स्ट्राइक रेट 125 के आसपास होता था, अब वो 145 के आसपास होने लगा है और ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और अक्षर पटेल पर जिस तरह से उन्होंने एक चौका और 2 लगातार छक्के मारे थे, तो मुकाबले को उन्होंने एक तरह से एक तरफा बना दिया था। तो राशि वांडर डुसेन पर चलते हैं, पहले शुरुआत उनसे करते हैं। इस खिलाड़ी को रोकने का बेस्ट तरीका यही है कि इनको आप फुलर लेंथ की गेंदें दीजिए। ये खिलाड़ी कभी अपने आप को रोक नहीं पाता और ये सामने शॉट्स खेलता है। आप मिड ऑन को डीप मिड ऑन पर लगा सकते हैं या लॉन्ग ऑन लगा सकते हैं। लॉन्ग ऑफ आप इनके लिए रखिए, सामने फील्डर्स रखिए, क्योंकि ये खिलाड़ी ना तो कलाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करता है, ये सामने खेलता है फुलर लेंथ गेंद पर। तो ये एक शुरुआती जब वो आएंगे क्रीज पर, ये एक रणनीति बना लेनी चाहिए और ये मेरे ख्याल से बहुत कारगर भी साबित हो सकती है, क्योंकि एक बार वो जम गए ना, तो जमने के बाद फिर वो बिल्कुल 5वें गियर पर ले जाते हैं अपनी बल्लेबाजी को। जैसे कि पिछले मैच में कोटला में आपको याद होगा, जब उनका कैच छूटा था श्रेयस अय्यर से, मैं इसी जी, आप बात तो करिए। उसके बाद वो 250 के आसपास अपने स्ट्राइक रेट को उन्होंने पहुंचा दिया था। बिल्कुल, देखिए मुझे लग रहा है कि रोशन वन डुसे के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों की रणनीति सही थी। शुरुआती ओवर्स में बहुत ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाए। अगर 31 गेंदों में 29 रन बना रहे थे और शुरुआती 30 गेंदों में अगर 28-30 रन भी उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए, तो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे थे। और एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि अगर ये क्रीज पर खड़े रहे तो भारतीय टीम ज़रूर जीत जाएगी। लेकिन वो जो कैच ड्रॉप किया उसके बाद उन्हें लगा कि जीवनदान मिला है, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। और ऐसा हो सकता है कि जानबूझ के आउट होने की कोशिश की, शॉट ऐसे मारिए कि या तो आप आउट ही हो जाए, किसी और बल्लेबाज को मौका दीजिए, और उसके बाद गेंद बल्ले पर लगती गई तो फिर वो मैच ही दूर लेके चले गए। लेकिन शुरुआती जो बल्लेबाज उन्होंने धीमी बल्लेबाजी की, अगर वो कैच वहां पर पकड़ लेते तो भारतीय गेंदबाजों का भी फायदा होता और टीम इंडिया भी शायद वो मुकाबला जीत जाती। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और डेविड मिलर क्योंकि एक तरफ से बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो ऐसे समय में उनको यही लगा कि क्रीज पर टिको और एक छोटे से रन बन रहे हैं और जब स्ट्राइक रेट अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो अतिरिक्त जोखिम लेने की जरूरत क्या है। तो वही उनको उसी चीज से आपको अलग करना है। वो तभी होगा जब आप उनको फुलर लेंथ की गेंदें करेंगे, उनको सामने शॉट्स। मैंने देखा है उनको, पहले भी कई सीरीज में देखा है कि वो खिलाड़ी अपने सामने शॉट लगाने का लालच नहीं छोड़ पाते। तो आपको उनको इस तरह से मजबूर करना है, तो शायद बेहतर विकल्प आपके सामने होगा उनको आउट करने का। बिल्कुल, और इसीलिए भुवनेश्वर कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि पुअर बॉलिंग जो थी वो भारतीय गेंदबाजों की तरफ से थी। इसमें कप्तान कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता है, गेंदबाज प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो कह रहे हैं आई एम होपफुल वी विल कम बैक स्ट्रॉन्ग। तो मतलब उम्मीद तो कर रहे हैं कि जो गलतियां पिछले मुकाबले में की वो अगले मुकाबले में ना। और वो कह रहे हैं कि कप्तान इसमें, क्योंकि सवाल पूछा गया था ऋषभ पंत की कप्तानी में, तो उन्होंने कहा कि जब गेंदबाज ही खराब गेंदबाजी करेंगे तो इसमें कप्तान का कोई कसूर नहीं है। देखिए, थोड़ी सी मजबूरी भी हो जाती है खिलाड़ी से। अगर उसके कप्तान के बारे में पूछा जाए और करंट कप्तान के बारे में पूछा जाए, तो कम से कम कोई भी खिलाड़ी कप्तान पर तो उंगली नहीं उठाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो पहले बात कही है कि जिस तरह से गेंदबाजी रही है उसने वाकई डुबोने का काम किया है, उसको इस बात को स्वीकार करते हैं। और वाकई ये मानना होगा कि हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ी अपने जो प्लान ए है उसी हिसाब से चलते रहे कि उनको स्लोअर ही फेंकनी है, और स्लोअर वहां पर कारगर बिल्कुल साबित नहीं हुई। और मुझे लगता है डेविड मिलर का जहां तक सवाल है, डेविड मिलर को हार्ड लेंथ पर आप गेंदबाजी कराइए, और अगर आपने कहीं उनको लेंथ बॉल दी या बिल्कुल तो वो आपकी खैर नहीं है, वो बिल्कुल वो छोड़ने वाला नहीं है। और स्पिनर से आप उनको बिल्कुल नहीं डरा सकते। और स्पिनर्स के तौर पर जो 16 मैच उनको आईपीएल में मिले हैं, यहाँ पर उनका
जो स्ट्राइक रेट है इतना अच्छा रहा है, इतना अच्छा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं रहा स्पिनर्स के सामने। तो मुझे लगता है स्पिनर्स तो अब एक अबूझ पहली वाली बात नहीं रह गई है उनके सामने, लेकिन आप उनको हार्ड लेंथ पर थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगा सकते हैं, और जब रन नहीं बनते ना ऐसे खिलाड़ी के, जी तो ये अपनी हताशा में अपना विकेट खोता है। बिल्कुल। और जो हम देख रहे थे कि आखिरी 8 ओवरों में 120 रन यहाँ पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों ने बना दिए थे, जिसकी वजह से ये मुकाबला है एकदम दूर चला गया था। 3 गेंदबाजों ने 40 से ज्यादा रन खर्च किए। भुवनेश्वर कुमार थे, हर्षल पटेल थे और अक्षर पटेल थे। कुल मिलाकर पूरी तरीके से जो है भारतीय गेंदबाज फ्लॉप रहे, और उसी का नतीजा ये रहा कि मिलर और जुसैन ने काफ़ी शानदार जो है बल्लेबाजी करते हुए मुकाबला भारतीय टीम से बहुत दूर ले गए। अब यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद तो जता रहे हैं, लेकिन क्या कोई बदलाव हो पाएगा मनोज जी? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर बहुत सारी रणनीतियां नहीं चली हो, सभी गेंदबाज फ्लॉप साबित हो। हार्दिक पांड्या जो आईपीएल के फाइनल में शानदार गेंदबाज बनकर उभरे थे, 17 रन देकर 3 विकेट उन्होंने हासिल किए थे, वो एक ही ओवर में 18 रन दे जाते हैं, उसके बाद उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई जाती। तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल है कि क्या गेंदबाजी में बदलाव होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, और मैं समझता हूँ एक मैच की हार से पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। आपको अपने गेंदबाजों पर भरोसा रखना चाहिए। यही गेंदबाज पहले भी मैच जिताते रहे हैं, यही हर्षल पटेल 3-3 विकेट एक ओवर में चटकाते रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार ने भारत को बहुत मैच जितवाए हैं। तो मुझे लगता है पैनिक क्रिएट ना किया जाए। हाँ, 1 या 2 मैच कम से कम देखें आप, उसके बाद आप बदलाव के बारे में सोचें। मुझे लगता है यही टीम आपको मैच जिताएगी, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा विकल्प हैं भी नहीं। क्योंकि अब आप अर्शदीप को अगर आप टीम में रखते हैं तो आपके पास हर्षल पटेल, दोनों एक ही तरह के हैं, डिफरेंट टाइप के बॉलर, लेकिन दोनों ही रनों पर आखिरी ओवरों के बहुत अच्छे फनकार माने जाते हैं। एक विकेट टेकिंग बॉलर है, एक रनों पर लगाम लगाता है। ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं परिवर्तन की गुंजाइश है तो अर्शदीप को एक चांस मिल सकता है, मेरी राय में, व्यक्तिगत राय में। और शायद हमारे फैंस, जैसे हम लोग पहले भी चर्चा करते रहे हैं, उमरान मलिक को बहुत जल्दी देखना चाहते हैं भारतीय टीम में। तो मुझे लगता है उनके लिए थोड़ा सा सब्र अभी करना होगा। बाकी और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि भारतीय टीम इस मैच में कोई बदलाव ना करे। बिल्कुल, देखिए बदलाव होगा नहीं। अगर मेरे से कोई सवाल पूछे कि क्या भारतीय टीम में कोई बदलाव होगा, तो नहीं होगा, ये मैं भी मान रहा हूँ। क्योंकि अच्छी टीम नजर आई थी, हालांकि वो मुकाबला गेंदबाजों की गलती कहें उसमें, या जो प्लान बना के आए थे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। टीम अच्छी लग रही थी, बल्लेबाजी शानदार हुई थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि अर्शदीप से पहले अगर किसी को मनोज जी सीरीज में मौका मिलेगा तो उमरान मलिक होंगे। जो प्रेशर टीम मैनेजमेंट पे भले ही हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमरान को लेकर सवाल किया जाता है, जो दबाव बन रहा है वो दबाव कहीं ना कहीं काम आएगा, और अर्शदीप से पहले उमरान मलिक डेब्यू करेंगे, ये मुझे साफ नजर आ रहा है इसमें। चलिए, आपकी व्यक्तिगत राय है, ये तो खैर टीम मैनेजमेंट का फैसला होगा। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम आखिरी ओवरों में भारतीय खिलाड़ी जो स्लॉट पर गेंदबाजी कर रहे हैं उससे वो बचें। और जो लेंथ बॉल है वो भी काफी खतरनाक है, खासकर डेविड मिलर के सामने। तो आपको इस दो तीन तरह की जो गेंदें हैं उस पर बचना होगा। स्लोअर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना पड़ेगा, होना चाहिए, क्योंकि आपने 8 ओवर के बाद देखा जिसने भी स्लोअर बॉल फेंकी है उस पर या तो बाउंड्री गई है या अच्छे खासे बल्लेबाज कंफर्टेबल फील करता रहा। बिल्कुल। तो कटक में क्या प्लान माना जाए मनोज जी? चलते चलते आखिरी सवाल कि कटक में अब क्या प्लान होना चाहिए भारतीय टीम का? कि शुरुआत अच्छी हुई थी और अगले मुकाबले में अगर क्विंटन डिकॉक का बल्ला चल गया, बहुमा का बल्ला चल गया, पिटोरियस का बल्ला चल गया, तो ये जो जीत हमें दिखाई दे रही थी वो और ज्यादा दूर हो सकती है भारतीय टीम से। नहीं, हम यही क्यों सोचें कि साउथ अफ्रीका के जो 2-3 बल्लेबाज जो रन नहीं बना पाए वही रन बनाएंगे। आप ये क्यों नहीं सोचते कि भारतीय बल्लेबाज जो रन नहीं बना पाए थे वो भी रन बना सकते हैं इस बार? हो सकता है, ठीक है, बल्लेबाजी हमारी बुरी नहीं थी, स्कोर हमारा ठीक ठाक था, अच्छा स्कोर था। और अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली खेलते तो भी स्कोर इतना ही होता, इससे ज्यादा की गुंजाइश मुझे नहीं लगती। लेकिन हाँ, गेंदबाजी पर जरूर ध्यान देना होगा। यही एकमात्र जगह है, रास्ता है जहां पर भारतीय टीम को काफी चिंतन विचार करने की जरूरत है। स्लॉट पर गेंदबाजी करने से बचिए, और डुसेन जैसे बल्लेबाजों को आप फुलर लेंथ पर ललचाई हुई गेंदें करें, आप सामने लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पर उनको खिलाने की कोशिश करें, ड्राइव के लिए आमंत्रण दें। क्योंकि ये सारी स्ट्रेटेजीज जो आपने देखा होगा स्पिनर्स के तौर पर आमतौर पर यजुवेंद्र चहल अक्सर करते हैं। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, यजुवेंद्र चहल अक्सर करते हैं, लेकिन उन पर बहुत भरोसा नहीं रखा गया। शायद उनके 2 ओवर थोड़े से महंगे लगे होंगे कप्तान को, इसलिए उनको जो है सीधा ही 20वें ओवर में लाया गया, जिसकी पहली गेंद पर ही काम तमाम हो गया था। बिल्कुल, और ज्यादा रन बचे नहीं थे क्योंकि आखिरी ओवर में
इसलिए शायद चहल को लाया गया, लेकिन चहल को मुझे लग रहा है 1-2 ओवर और पहले गेंदबाजी कराई गई होती तो शायद एक आधा विकेट अगर मिल जाता तो हो सकता था आखिरी 2-3 मुकाबलों में मैच फंस सकता था। तो दिल्ली में तो भारतीय टीम को हार मिली, अब कटक में क्या होगा, और कटक में बचने के लिए कम से कम जिन बल्लेबाजों ने परेशान किया है भारतीय गेंदबाजों को, उनको जल्द से जल्द पवेलियन भेजा जाए। जो शुरुआती बल्लेबाज थे, चाहे क्विंटन डिकॉक हो, बउमा हो, पिटोरियस हो, उनके खिलाफ जो रणनीति काम आई थी उसी के साथ अगर चला जाए तो हो सकता है कि भारतीय टीम ये मुकाबला जीतकर सीरीज में कमबैक करे, क्योंकि अगर ये मुकाबला भारतीय टीम यहाँ पर हारी तो फिर सीरीज में कमबैक मुश्किल हो जाएगा, और सीरीज जीतने का मुझे लग रहा है कि सपना जो है वो अब सीरीज बचाने की तरफ रुख मोड़ लेगा। चलिए चलते चलते जो है मैं एक फियर फैक्टर बता दूं थोड़ा सा, आप डरिएगा मत ज्यादा इस बात को सुनकर कि साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में कटक के बाराबती स्टेडियम में ही पिछला एक मुकाबला हुआ था 2015 में, जिसे साउथ अफ्रीका ने जीता था बहुत ही सहजता के साथ। बिल्कुल, और 2022 में भी भारतीय टीम अभी तक साउथ अफ्रीकी टीम से एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो और अब T20 की बारी हो। तीनों ही बार यानी 6 के 6 मुकाबले अभी तक साउथ अफ्रीकी टीम ने जीते हैं। तो ये क्या विनिंग स्ट्राइक भारतीय टीम तोड़ पाएगी? ऋषभ पंत कप्तान रहेंगे, बदलाव कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं, बस भारतीय गेंदबाजों को कुछ ऐसा करना होगा कि साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज पहले बल्लेबाजी करे तो बड़ा स्कोर ना बना पाए, और जो भारतीय बल्लेबाज रन बोर्ड पर लगाए उस तक साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज जो है पहुंच ना पाए। तो लगातार आप इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स पेज को सब्सक्राइब करते रहेगा। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर बजाइएगा ताकि आप तक हर ताज़ा अपडेट सबसे पहले पहुंचता रहे। नमस्कार।